दोनों बड़े ट्रिगर्स हैं और दोनों पर बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स से बात करते हैं जो दोनों पर काफ़ी अच्छी नज़र रखते हैं और जिनकी रिसर्च आई थिंक मार्केट में बेस्ट रिसर्च में से एक मानी जाती है। मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। गौतम जी के पास करीब 3 दशक का अनुभव है और मोतीलाल ओसवाल के साथ भी वो 12 साल से जुड़े हुए हैं। गौतम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इतनी शानदार रिपोर्ट लिखी है आपने, मैं पढ़ रहा था और कल मेरी और आपकी बातचीत भी हो रही थी। मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि आपकी रिपोर्ट जो है ना उसको मैं हर क्वार्टर में आई लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि सबसे आई थिंक अर्निंग्स में सबसे शानदार रिपोर्ट आपकी ही होती है और वो एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद और किसी रिपोर्ट को पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। पहले तो ये 200 पेज की रिपोर्ट, इसको बनाने में टाइम कितना लगता है? अनुज, इस पे पूरी टीम काम करती है हमारी। हाँ, करीबन 50 लोग की टीम है, रिसर्च एनालिस्ट, जिसमें 17 लीड एनालिस्ट हैं हमारे और हम उसमें 23 सेक्टर और करीबन 300 कंपनीज का एनालिसिस देते हैं। और चूंकि ये पहला क्वार्टर है, पहले क्वार्टर में हम पूरा साल को ब्रेक कर देते हैं 4 क्वार्टर में। सो आप देखेंगे हमारे रिपोर्ट में कोई भी कंपनी का आप पेज निकालेंगे, आपको अगले 3 क्वार्टर्स के भी क्वार्टर वाइज नतीजे उसमें मिल जाएंगे। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों कंपैरिजन दिए आपने। हाँ, तो ये क्वार्टर का रिपोर्ट बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें आपको एक फुल ईयर को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ 4 क्वार्टर में स्प्लिट करना होता है। तो लगभग 10 से 15 दिन इसमें पूरे जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, टीम एफर्ट तो है ही, कोई भी चीज़ है वो हमेशा टीम एफर्ट से ही बात बनती है। अच्छा, आपने एक जो आपकी रिपोर्ट है उसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग रखा है, रिटेल रैप्सडी। इसका मतलब रिटेल पर आप पूरा फोकस कर रहे हैं इस बार। ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि इसका क्या मतलब है। तो इसका बड़ा सिंपल मतलब है अनुज, अगर आप मार्केट का एक इवोल्यूशन देखते हैं पिछले 10-20 साल का, तो एक दौर ऐसा था जब मार्केट की जो मूवमेंट होती थी पूरी एफआईएस पे वो एफआईएस पे, इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट थी। आपको याद होगा 2008 में जब एफआईएस ने केवल $10 बिलियन बेचा था, जो कि वो बड़ा नंबर था उस समय के मार्केट कैप के हिसाब से। 58% गिर गए थे। हाँ, हम ऑलमोस्ट 50% प्लस डाउन थे। अभी 2022 में एफआईएस सोल्ड $17 बिलियन, मार्केट फ्लैट था। बिल्कुल। अगर आप देखते हैं 2022, 23, 24 ऐड कर लीजिए 2.5 साल का, तो टोटल फ्लोज एफआई का $4.5 बिलियन है। उसमें ये भी जून के महीने में जो $5 बिलियन आया उसके वजह से, अदरवाइज जीरो था 2.5 साल में। इसके मुकाबले डोमेस्टिक फ्लोज है $82 बिलियन। 82 इज अ बिग नंबर, इट्स ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ वर्सेस अबाउट $4-5 बिलियन। तो जो मार्केट का पिछले 3-4 साल का एक मूवमेंट रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस रहा है। इसमें रिटेल ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, जिसका हम कई सालों से वेट करते थे कि इंडिया में रिटेल पेनिट्रेशन कब बढ़ेगा, इक्विटीज का पेनिट्रेशन, इक्विटीज का कल्ट कब आएगा। ये अब हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। आपके डीमैट अकाउंट्स आप देखिए, 3.5 करोड़ थे 2020 मार्च में, आज 16 करोड़ हो चुके हैं। इंडिया में एमएससीआई में इंडिया का वेट जो 9% होता था वो 19% हो गया है 4 साल में। और पूरा जो एक तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे एसआईपी हो, वही पैसा फिर ईपीएफओ से आ रहा है, एनपीएस से आ रहा है। रिटेल बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक कहावत होती थी पहले, एक परसेप्शन था कि रिटेल हमेशा तेजी के बाजार में खरीदता है। इसलिए हमने वो पॉइंट बहुत प्रोमिनेंटली मेंशन किया हमारे रिपोर्ट में कि ऑन दिस काउंट एटलीस्ट दिस टाइम इट इज इंडीड डिफरेंट। आप देखिए, जिस दिन इलेक्शन के भी रिजल्ट्स आ रहे थे 4 जून को, एक ही दिन में पूरे 1 महीने की बाइंग हो गई थी रिटेल की। जबकि इंस्टीट्यूशंस ने उस दिन बेचा था। तो रिटेल का जो बिहेवियर रहा है, काफी सुलझा हुआ बिहेवियर रहा है। हाँ, कुछ सेगमेंट्स, कुछ पॉकेट्स ऑफ द मार्केट में इसके वजह से एक बड़ा वैल्यूएशंस बहुत महंगे हुए हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप देखते हैं, जो रिटेल मोमेंट का हम वेट कर रहे थे, वो हमारे सामने पिछले 3-4 साल से अब हो रहा है। और हमारा ये व्यू है कि ये यहाँ से और बड़ा होगा, क्योंकि जो पैसा बाजार में आया है आज भी, अगर आप सारे सूत्र ऐड कर ले, म्यूचुअल फंड, एआईएफ, इंश्योरेंस, पीएमएस, ईपीएफओ, एनपीएस, सब मिला लेते हैं तो $3.5-4 बिलियन होता है। अगर आप उसका एक रन रेट निकालते हैं, ईयरली एवरेज विल बी $45-50 बिलियन, जो कि आज के डॉलर रेट के हिसाब से 4 लाख करोड़ है। जबकि आपका जो टोटल डिपॉजिट्स है इंडिया का 210 लाख करोड़ के आसपास कुछ नंबर है, जो सालाना 10 से 12% बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इतना रिटेल में और इतना मार्केट में अच्छा रिटर्न के बावजूद भी डिपॉजिट एक्रीशन सालाना 20 लाख करोड़ है, और इक्विटी में सब मिला के 4 लाख करोड़ आ रहा है। मैं उस पर आ रहा था एक्चुअली, अब वो क्योंकि अब मार्केट पर आते हैं और मेरा अगला सवाल यही था। मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है बैंक्स, और एक चीज़ तो क्लियर है,
बैंकों को डिपॉजिट नहीं मिल रहे हैं। और डिपॉजिट नहीं मिलेंगे तो बैंकों की अर्निंग्स बढ़ेगी कैसे? सब बैंकों के मैं देख रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट कम हो रहे हैं। एक रिस्क ये लग रहा है कि कहीं हर कोई अब कह रहा है कि नहीं, अब डिपॉजिट नहीं रखना, मुझे एफडी नहीं करनी, मुझे सेविंग्स में नहीं रखना, मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा, एसआईपी करूंगा। कि हर कोई ये करने लगेगा तो अगर इतना सबसे बड़ा सेक्टर है उसमें अगर दिक्कत आ गई तो बैंकों पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है फिर? नहीं अनुज, पहले तो ये बात है कि जो पैसा इक्विटी मार्केट में आता है, हाँ। एसआईपी में आए, म्यूचुअल फंड में आए, लमसम में आए, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू आए, वो बैंकों के जरिए ही आता है, राइट? आप जब एसआईपी करते हैं, आप बैंक्स को एक मैंडेट देके करते हैं। हाँ, बट उससे बैंक कुछ ज़्यादा तो अर्न हाँ, नहीं कर तो रहे हम ना। आ रहा हूँ उस पर। हाँ। आपका जो डिपॉजिट एक्रीशन है अभी 12-13% का ग्रोथ है, जो कि आप चाहेंगे कि अगर क्रेडिट ग्रोथ 15-16 है तो शायद डिपॉजिट भी 16-17 रहे। Exactly. तो 3-4% का एक वो गैप है जहाँ पे बैंक्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप डिजिटल साइड देखिए या ब्रांच पेनिट्रेशन देखिए, वो बढ़ना चाहिए। उसी लिए हमने देखा है कि रेट्स नीचे नहीं आ रहे हैं, डिपॉजिट्स के लिए कंपटीशन हो रहा है, और पिछले 5 क्वार्टर से बैंक्स के जो मार्जिन है वो नीचे आए नीचे आ हैं, रहे हैं, हाँ। राइट? और क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, जिसके बारे में लगभग हर बैंक्स ने कमेंट किया है, इनफैक्ट आरबीआई ने भी कुछ दिनों पहले फिर से उस पर कमेंट किया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशो उभर के आया है पिछले 6-9 महीनों में। पहले साल भर पहले कोई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की बात नहीं बात नहीं करता। कर रहे थे, हाँ। इट बिकॉज निम्स में प्रेशर आया है हाँ। और डिपॉजिट का ग्रोथ थोड़ा आगे पीछे हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को लेके थोड़ी सी एक मार्केट में कंसर्न हुई है। बट मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें साथ में हो सकती है, राइट? आपका इक्विटी का पेनिट्रेशन पूरा इंडिया में आज भी 5% है, अगर आप सेविंग्स का पेनिट्रेशन देखते हैं, राइट? और फिक्स डिपॉजिट का पेनिट्रेशन है 37%। सो इफ यू लुक एट 100 रुपीज ऑफ अ सेविंग, 37 is still going into fixed deposit. 18 is going into real estate, then gold, then small saving schemes. और आखिरी का जो 5% बचता है वो इक्विटी और और वही म्यूचुअल तो फंड रिस्क में है आ ना कि रहा वो है। बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो कहीं वो risk थोड़ा है। इंटरमिटेंट रिस्क रहेगा, बट ये बहुत अच्छी चीज हो रही है। Okay. क्योंकि इक्विटी के जो पिछले 40-45 साल के अगर आप रिटर्न देखते, ये साइकिल भी छोड़ देते, 10-15 रोलिंग रिटर्न आप देखिए, इक्विटी ने हमेशा एक, एटलीस्ट आप इंडेक्स ले लेते तो 12-13% का आपको एक कंपाउंडिंग दिया है। तो एक डेमोग्राफी जो हमारा है, यंग डेमोग्राफी, जहाँ पे सेविंग्स रेट ज़्यादा है अभी और इक्विटी पेनिट्रेशन कम है, तो आगे के हिसाब से अगर आप सोचते हैं अगला 10-20 साल जहाँ पे सेविंग्स जोर से बढ़ने वाली है, अगले 25 साल में जो हमारा अनुमान है कि अगले 25 साल में जो सेविंग्स दर रहेगी, टोटल सेविंग्स जो क्यूमुलेटिव इंडिया का रहेगा ऑन अ हाई बेस ऑफ जीडीपी, एक बहुत बड़ा आंकड़ा रहेगा। ये पूरा का पूरा पैसा अब आपको फिक्स डिपॉजिट में नहीं जाएगा, बिकॉज लिटरेसी भी बढ़ रही है, राइट? फाइनेंशियल लिटरेसी भी इंडिया में बढ़ रही है, और जो लोगों ने पैसा बनाया है पिछले 5-10 सालों में, वो फिक्स डिपॉजिट से कई ज़्यादा बनाया है। तो बैंकों को उस पर कुछ इनोवेशन लाना होगा डिपॉजिट एक्रीशन के लिए। बैठे बिठाए अब डिपॉजिट आपके यहाँ पे नहीं नहीं आएंगे। आएगा, बिल्कुल। वीरू? गौतम जी, अभी थोड़ा सा BFSI पे रहते हैं क्योंकि आपने काफ़ी एम्फेसाइज किया इस पे, और क्योंकि आप हिस्टोरिकली बीते 4-5 इंटरेक्शन में रियल एस्टेट पे काफ़ी बुलिश थे। NBFCs में ही HFCs और गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, यहाँ पे आपका टेक क्या है? पिछले 3 महीने वाकई HFCs के लिए सरप्राइजिंग रहे। हमारे पास अवेलेबल LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स सारे ऑल टाइम हाई पे हैं। ये दो स्पेस कैसे लग रहे हैं आपको इस वक्त? सो इन स्पेस पे हमारा एक न्यूट्रल टू मार्जिनल पॉजिटिव व्यू रहा है। इस पे अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को देखेंगे तो हमारे पास PNB हाउसिंग फाइनेंस एक डायरेक्ट प्ले हमने रखा है, बिकॉज हमें लगता है वहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ रिटेल AUM काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुका है। दूसरा, वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते हैं वहाँ पे, तो हमें PNB हाउसिंग वहाँ पे ठीक लगता है। दूसरा, आपने व्हीकल फाइनेंस की बात की, वहाँ हमें लगता है कि ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से बेटर रहेंगे कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज मार्जिन्स आर रिलेटिवली स्टेबल टू अपवर्ड स्लोपिंग देयर। तो वहाँ पे हमारा प्रेफरेंस रहा है चोला, और वो चोला भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है काफ़ी टाइम से। बट इन जनरल अगर आप हमारा पूरा एक व्यू देखेंगे फाइनेंशियल्स पे, तो पिछले 2-2.5 साल से हम PSU बैंक्स पे बहुत पॉजिटिव रहे हैं, और ये क्वार्टर में भी हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। हमारा अभी भी प्राइवेट बैंक्स पे अंडरवेट है और PSU बैंक्स पे एक बड़ा ओवरवेट बना हुआ है। सो टोटल फाइनेंशियल्स वी आर न्यूट्रल, बट विद इन दैट PSU बैंक इज अ बिग ओवरवेट, प्राइवेट बैंक इज अ स्मॉल मार्जिनल अंडरवेट, एंड NBFC इज अ न्यूट्रल पोजिशन।
गौतम जी को जितनी बार सुनते हैं उतनी बार लगता है कि स्टे विद PSU बैंक्स। आपका कन्विक्शन वाकई अगर आप देखें पिछले कम से कम मैं 4 क्वार्टर्स में देखूं बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है सर यहाँ पे। अच्छा, ये दूसरा फैक्टर जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, अर्निंग्स को ड्राइव करेगा BFSI और ऑटो। ऑटो पे आपका टेक इस वक्त, अब ऑटो बहुत धड़े हैं, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर स्पेस एंड देन टायर स्पेस और बैटरी स्टॉक्स, सब में अच्छा मूव देखा हमने। यहाँ से कोई स्पेशल पर्टिकुलर अगर आप देखें जो चंक आप पिक करना चाहें? सॉरी, नहीं, मैं कह रहा था ऑटो पिछले 2 साल का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, अर्निंग्स के लिहाज से भी देखते हैं और स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से भी। इनफैक्ट इस क्वार्टर के हमारे रिपोर्ट में हमने अभी ऑटो को ओवरवेट से अंडरवेट कर दिया है, राइट। हमारा एक ओवरवेट पोजीशन था मॉडल पोर्टफोलियो में। पिछले 3 महीने में जो रैली आई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 44%, हमारे पास मदरसन था संवर्धना इन द मॉडल पोर्टफोलियो, वो स्टॉक पिछले 3 महीने में 72% रिटर्न दिया है, और क्राफ्ट्समैन था 35% रिटर्न मिला है उसमें 3 महीने में। तो हमने इस रैली को यूज़ किया है थोड़ा सा वेट कम करने में। तो अभी हमारे पास महिंद्रा एंड अशोक लेलैंड, ये 2 पिक्स रखे हमने मॉडल पोर्टफोलियो में। अर्निंग्स काफ़ी ठीक रहेगी, 18% का ग्रोथ का हमारा अनुमान है ये क्वार्टर में, जिसमें 2 व्हीलर्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, ऑन वॉल्यूम्स के नंबर आ ही चुके हैं। बट आगे जाके हमें लगता है अर्निंग्स अब थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी ऑटो सेक्टर में। पिछले 8 क्वार्टर धमाकेदार रहे हैं ऑटो के, इसलिए ये 18% भी थोड़ा मॉडरेट लगता है। और ये फर्स्ट हाफ का जो 18% रहेगा, सेकेंड हाफ में हमें लगता है ऑटो के अर्निंग्स 10-12% के आसपास आ जाएंगे। इसलिए हमने उस सेक्टर को थोड़ा सा अंडरवेट कर दिया है, और वो वेट हमने डाला है IT और फार्मा में, जहां हमने अंडरवेट और न्यूट्रल स्टांस को दोनों इसमें ओवरवेट कर दिया है। सो IT जो अंडरवेट था उसको ओवरवेट कर दिया है, और फार्मा जो न्यूट्रल था उसको भी ओवरवेट कर दिया है। तो ऑटो हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2 साल में, उस रिटर्न्स का हमने अभी रीएलोकेशन कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, सिंस बात कंजम्पशन की हो रही है, ऑटोज़ की हो रही है, तो एक दूसरे साइड ऑफ कंजम्पशन पर आते हैं। गौतम, जो पिछले आई थिंक 9 महीने में आप सबसे आगे रहे हैं स्ट्रीट में, वो है ट्रेंट। और लगातार आपने जो टारगेट्स दिए हैं, और जबकि जब उस समय आप टारगेट देते थे तो अग्रेसिव लगते थे, और वो उसको उन्होंने बार बार एक्सीड किया है। क्या अब लेकिन 2 चीज़ें, एक तो क्या बेस इफेक्ट कैचअप हो गया, और एक क्या अब स्टॉक बहुत महंगा हो गया, अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? सो अनुज, बिल्कुल सही कहा आपने, बट मैं एक सच्चाई बता दूं आपको, ट्रेंट का भाव जब 1000 रुपया था 2-2.5 साल पहले, तब भी मुझे वो महंगा लगता था। फिर क्योंकि हमने अपग्रेड ही 800 रुपये पे किया था इसको 2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले। फिर हमें 2000 पे भी महंगा लगा, फिर लास्ट ईयर 3-3.5। मलाबार हिल्स की प्रॉपर्टी हो गई ना, वो तो कभी भी देखोगे महंगी लगेगी वो। लेकिन आपने एक सही बात कही है, अभी इसका बेस काफ़ी बड़ा हो गया, मार्केट कैप बहुत बड़ा हो गया है। दूसरा, इसके निफ्टी में भी आने की अभी आशंकाएं बढ़ गई है। हमने इस स्टॉक पे एक बड़ा सिंपल नज़रिया रखा है कि जब तक कंपनी हमें अर्निंग्स पे डिसअपॉइंट नहीं करती है, हम व्यू नहीं चेंज करेंगे। और पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि चाहे टॉप लाइन ग्रोथ हो, चाहे बॉटम लाइन ग्रोथ हो, ये एक अलग ही जोन में है, बिकॉज इनके जो पियर्स है रिटेल सेक्टर में, उनका टॉप लाइन ग्रोथ बड़े मुश्किल से 10-15% आ रहा है। इनका टॉप लाइन ग्रोथ 30 से 50% के बीच में रेंज कर रहा है। इनके अर्निंग्स 2-2, 3-3 गुना बढ़े हैं। बट ऑल सेड एंड डन, पिछले 1 साल में ही ये स्टॉक 3.5 गुना ऊपर है। तो अब यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें एक कूल ऑफ होना ज़रूरी है, और अर्निंग्स को फिर से कैचअप करना पड़ेगा। और जो मार्केट कैप अभी बन चुका है, उस पे इस स्पेस पे इस रफ्तार से भागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंजम्पशन पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट डिस्क्रिशनरी में हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट है। हम स्टेपल्स में अंडरवेट थे, अभी भी अंडरवेट है। सिर्फ हमने ITC का जो वेट है वो हिंदुस्तान लीवर और गोदरेज में शिफ्ट कर दिया है। बाकी जो हमारे फेवरेट पिक्स थे, डीमार्ट, जोमैटो, टाइटन, इंडियन होटल्स, ये सब हमने रखे, और साथ में 2 और स्टॉक्स हमने उसमें ऐड किए, KEI इंडस्ट्रीज और कल्याण ज्वेलर्स। KEI इंडस्ट्रीज और कल्याण ज्वेलर्स, यस। और पहले से हमारे पास मेट्रो सेल है, तो हमारे पास टोटल 10 कंज्यूमर स्टॉक्स है, जिसमें से 8 डिस्क्रिशनरी है और 2 स्टेपल्स है। KEI और हाँ देखिए KEI दिख रहा है उसमें, और एक ऐड किया गया कल्याण ज्वेलर्स। अब आपने सिंस कल्याण ज्वेलर्स की बात कर दी, मैं 2 सवाल, पहले मैं एक्चुअली स्टेपल्स की बात करने वाला था, लेकिन सिंस ये टॉपिक ज़्यादा नया हो गया, आज टाइटन नेगेटिवली रिएक्ट कर, और आपने बोला कि टाइटन पर आपका ओवरवेट है, क्या मार्केट शिफ्ट हो रहा है? अब कल्याण ज्वेलर भी और एकदम छोटा प्लेयर नहीं है, बड़ा प्लेयर है, उसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली टाइटन से बेटर रही है पिछले 3-4 क्वार्टर से। तो क्या ये जो मार्केट शिफ्ट हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, ये कंटिन्यू करेगा? टाइटन ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया 6 महीने से,
both in terms of earnings and in terms of stock price as well. सो अनुज, टाइटन हमारा पिछले 12 साल का टॉप आइडिया रहा है और वहाँ पे हमारा व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप एक 10-12 साल का स्टडी करते हैं टाइटन का परफॉर्मेंस का, आप देखेंगे हर 2-3 साल में उनके 1-2 क्वार्टर ऐसे आते हैं जहाँ पे कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं ग्रोथ को लेके, कंपटीशन को लेके, कभी मार्जिन्स को लेके, कभी डिस्काउंटिंग को लेके। दैट इज़ द बेस्ट पीरियड टू एक्यूमुलेट दैट स्टॉक, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव। जो दूसरी बात आपने कही इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में एक बहुत क्लियर ट्रेंड है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, और ये कोविड के पहले से चालू हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के टाइम से। और फिर जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं, चाहे पैन कार्ड हो या हॉलमार्क जो किया है ज्वेलरी का, इसके वजह से पूरा मार्केट शेयर जो इंक्रीमेंटली शिफ्ट होता जा रहा है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। अभी 5 साल पहले केवल या 10 साल पहले केवल टाइटन एक क्रेडिबल प्लेयर होता था नेशनल लेवल पे, और उसके नीचे फिर कोई नहीं था। आज अगर आप देखते हैं तो आपके पास कल्याण ज्वेलर्स है जो काफ़ी अच्छे से एक्सपांड कर रहे हैं। उनका टॉप लाइन ज्वेलरी का आप देखेंगे करीबन 16,000 करोड़ हो गया है डोमेस्टिक में। फिर सेंको है जो ईस्टर्न फोकस प्लेयर है, लास्ट ईयर ही जिनका IPO आया था, वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। दोनों स्टॉक पे हमने अभी कवरेज किया 10-15 दिन पहले विद अ बाय रेटिंग। तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है, 6.5-7 लाख करोड़ का इंडस्ट्री का साइज़ है। इसमें 5 और टाइटन को एग्जिस्ट कर सकते हैं अगले 10-15 साल का अगर आप नज़रिया देखें तो। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अभी ये क्वार्टर का जो उनका प्रेस रिलीज आया उसमें उन्होंने केवल 9% ग्रोथ दिखाया है, जबकि कल्याण के इसमें 27% ग्रोथ आया है। तो रिलेटिव वो थोड़ा सा एक क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरवेट ओवरवेट लोग वो स्टांस करेंगे, बट मुझे लगता है फ्रॉम अ 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव बोथ कैन डू वेल। ओके, एंड दूसरी बात हो रही थी आज के टॉप गेनर्स में मैरिको और डाबर है। हालांकि आपने कहा है कि इस स्पेस में आप थोड़े से अंडरवेट हैं, लेकिन इनकी कमेंट्री ठीक ठाक लग रही है। कुछ व्यू है चेंज करने का यहाँ बिल्कुल। सो इसमें क्या हुआ है अनुज, नैरेटिव काफ़ी चेंज हो गया है 4 जून के बाद से। हाँ राइट, एक तो मॉनसून को लेके था, बिल्कुल। दूसरा गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है बजट में, हमें ऐसा लगता है कि जो उनको एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख करोड़ का बाउंटी मिला है RBI डिविडेंड से, वो उसको काफ़ी स्ट्रैटेजिकली यूज़ करके बॉटम एंड मिडिल क्लास इनका कंजम्पशन को एक बढ़ावा दे सकते हैं। अगर वो होता है तो इन स्टॉक्स के वॉल्यूम ग्रोथ बिना ज़्यादा चेंज हुए भी इनके मल्टीपल थोड़े रीरेट हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3-4 साल से आप देखेंगे स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान लीवर, डाबर, गोदरेज, मैरिको, ये इमामी, ये सब काफ़ी एक रेंज में रहे हैं। तो इनका शायद से थोड़ा टाइम वापस आ रहा है। हालांकि इमीडिएट ये क्वार्टर में हमें कोई ऐसे बहुत फायरवर्क्स की उम्मीद नहीं है वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, बट मुझे लगता है नैरेटिव बेहतर हो रहा है और वो मल्टीपल्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि नंबर्स 1 या 2 क्वार्टर बाद आपको रिफ्लेक्ट करते हुए देखेंगे। अच्छा गौतम जी, अब आते हैं एक और स्पेस पे जो एक पेनफुल दौर से गुजरा है बीते 1.5 साल में, पर आपकी इस रिपोर्ट में केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स पे लिखा भी गया कि ग्रीन शूट्स विजिबल बट मीनिंगफुल रिकवरी स्टिल अवे, बट कुछ ऐड करने लायक आपको लग रहा है इस वक्त केमिकल बास्केट में? तो मुझे लगता है इस स्पेस में डेफिनेटली हमने काफ़ी इंटरेस्ट देखा है पिछले 2-3 महीनों से, बिकॉज पिछले 2 सालों से यहाँ पे मार्जिन्स नीचे आया है। अगर आप पिछले 5 साल के नंबर्स देखते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के, जो कोविड का 4 क्वार्टर का पीरियड था, उस 4 क्वार्टर के पीरियड में इनके ग्रॉस मार्जिन्स 40 से 50% हो गए, राइट। एंड उसके बाद के जो नेक्स्ट 5 क्वार्टर है वापस से 50 से एग्जैक्ट 40% पे आके रुक गए। तो पिछले 2 सालों से कोई अर्निंग्स ग्रोथ इन स्पेसेस में नहीं रही है। इसके वजह से क्या हुआ है कि स्टॉक नहीं चलने के बावजूद भी वैल्यूएशंस आपको ज़्यादा करेक्ट होते हुए नहीं दिखे, क्योंकि अर्निंग्स भी नहीं आई थी। अब धीरे धीरे एक उम्मीद बन रही है कि शायद से रियलाइजेशन का एक बेस बन गया है, वहाँ से इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अभी 1-2 क्वार्टर और इनके नंबर्स देखेंगे। हमें इस क्वार्टर में भी लगभग 20% अर्निंग्स डिक्लाइन का हमारा फोरकास्ट है ऑन अ वेरी लो बेस, बिकॉज नाउ दिस विल बी द 5th कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर जहाँ पे अर्निंग्स डिक्लाइन होने वाली है। ओके, तो ये है केमिकल पे आपका टेक। अच्छा, मैं शायद यहाँ पे गौतम जी 2 स्पेस को एक साथ आपसे पूछना चाहूँगा, कैपिटल गुड्स एंड वाइट गुड्स सेगमेंट। अब क्योंकि बजट बहुत नज़दीक खड़ा है और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर रहे हैं ABB, सिमेंस, कमिंस। अभी चेस करने लायक डिफरेंशियल कहाँ पर बचा हुआ है? क्योंकि L&T लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद एक डिप देखे गया था। वाइट गुड्स सेगमेंट पे और कैपिटल गुड्स पे आपका टेक इस वक्त? सो इंडस्ट्रियल्स में हमारी राय बहुत पॉजिटिव है।
बट मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। तो ABB 94 टाइम्स ट्रेड कर रहा है हमारे नंबर्स पे FY25। सीमेंस भी महंगा है, थर्मैक्स भी महंगा है, क्यूमिंस भी महंगा है। L&T is the only stock where you can, relatively say there is some comfort on valuations, right? But इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ये स्पेस में। ये क्वार्टर के भी अगर हमारे नंबर्स देखेंगे तो हमें हमारे कवरेज यूनिवर्स में कैपिटल गुड्स का 24% अर्निंग्स ग्रोथ का उम्मीद दिख रहा है। ये 24 डिस्पाइट वीक क्वार्टर ऑफ L&T ऑन मार्जिन्स। अगर आप L&T हटा के ही वो नंबर्स देखते हैं तो 44% प्रॉफिट ग्रोथ का उम्मीद है ये क्वार्टर में। बट मैं यहाँ से अब इनको चेस नहीं करूँगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज एंट्री वैल्यूएशंस आर वेरी डिफरेंट नाउ। तो हमने हमारे पोर्टफोलियो में क्या किया, L&T था, ABB था, किर्लोस्कर ऑयल था, तो उसमें से हमने किर्लोस्कर ऑयल को रिप्लेस कर दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। किर्लोस्कर ऑयल हमने अभी 6 महीना पहले ऐड किया था 590 के प्राइस पे, वो 6 महीना में 135% रिटर्न दे चुका है। अभी भी वैल्यूएशंस रिलेटिवली बेटर है वहाँ पे वर्सेस क्यूमिंस, बट हमें लगता है कि अभी रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल हो चुका है इन सब स्पेसिस में। तो यहाँ पे बहुत कॉशन के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ओवर हीटेड स्पेसिस यही है, डिफेंस, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कभी या तो एक प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है वैल्यूएशंस को थोड़ा सा और कंफर्टेबल होने के लिए। ओके, एक आखिरी सवाल, कोई डार्क हॉर्स अगर जो ध्यान में रखना है इस क्वार्टर में? मुझे लगता है जो अभी वीरू ने एक सवाल पूछा था वाइट गुड्स का, वाइट गुड्स, हाँ। उनके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी अच्छे हैं। मुझे लगता है नतीजे उम्मीद से बेहतर आ सकते हैं। प्राइस में है कि नहीं है? प्राइस में ज़रूर है थोड़ा बहुत, बट जब आपका ट्रेंड चेंज होता है अर्निंग्स का, राइट, क्योंकि सीजनल सेक्टर है ये, राइट। यहाँ पे आपका हीट वेव था तो AC रिलेटेड कंपनीज, जब ट्रेंड चेंज होता है तो नतीजे उम्मीद से आने के बावजूद भी स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आपने मूवमेंट ऑलरेडी देखा है, स्टॉक्स लाइक हुल्टास, पॉलीकैब, हैवेल्स काफ़ी चढ़ चुके हैं, बट उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे इस क्वार्टर में। और मुझे लगता है कि ये स्पेस जो पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा बैकबर्नर में चला गया था, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिकवरी आपको देखने मिलेगा। और सबसे बड़ा डार्क हॉर्स आज का है IT। जब 3 साल से आप देख रहे हैं स्पेशली लार्ज कैप IT कहीं नहीं गया है। इन्फोसिस के दाम आज भी अक्टूबर 2021 भाव से नीचे है। किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है ये सेक्टर से, राइट। 5-6% ग्रोथ का उम्मीद है टॉप प्रॉफिट लेवल पे YOY। हमने ये सेक्टर को अभी अपग्रेड किया है अंडरवेट से ओवरवेट, इसी उम्मीद से कि वैल्यूएशंस थोड़े आपके फेवर में है और इंक्रीमेंटली बेस भी फेवरेबल होते जा रहा है। थोड़ा भी अगर IT सेक्टर का कमेंट्री पॉजिटिव हो जाता है तो एक आपका यहाँ पे रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड बेटर है बाकी सेक्टर्स के मुताबिक। ऑलराइट, चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है और इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नज़र रहेगी। मार्केट में भी अच्छी खासी रिकवरी आई है। वीरू, बैक टू यू।